जी आप रोइए मत, हम थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अंकित को इंसाफ मिलना चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा खाना मिला? नहीं पापा, भूखे सोया। आया तो मेस बंद हो गया था, आया तो मेस बंद हो गया। मैंने ऑलरेडी मेस के चार्जेस दिए हुए हैं, एडवांस में पैसे पे करता हूँ सारे, एक एक पैसे भी जो है IIT नहीं छोड़ता है पेरेंट्स से, सारे दिया है मैंने। तो मेरा बेटा बाहर का खाना क्यों खाए, भूखे क्यों सोए? देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अंकित यादव IIT कानपुर में PhD कर रहे थे, लेकिन बीते 3 दिन पहले खबर आती है उनके परिवार को कि अंकित यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बातचीत हम परिजन से करते हैं। सवाल कई हैं, आरोप भी कई हैं। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अंबारी उफरी गांव है, लेकिन नोएडा में ही रहते थे। अंकित के पिताजी हैं, कब जानकारी मिलती है? पिताजी आप रोइए मत, हम थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। मैं चाहता हूं कि अंकित को इंसाफ मिलना चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। आपको क्या जानकारी मिलती है, कैसे? 10 तारीख को 5:45 पर लगभग 5:45 के आसपास मेरे पास कॉल आया एक। मैंने उस कॉल को कट कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। मेरा कोई अपना जानने वाला नहीं होता तो मैं उसको पिक नहीं करता हूँ। मैंने सोचता हूँ मेरा कोई दूसरा जानने वाला होगा तो दूसरी बार कॉल करेगा, तीसरी बार कॉल करेगा। इमीडिएट जो है जैसे कट किया, इमीडिएट दूसरी कॉल आई सेम नंबर से, मैंने इसको पिक किया। आवाज़ आती है, आर यू राम सूरत यादव? मैंने बोला से यस, आई एम राम सूरत यादव ऑनलाइन। आर यू फादर ऑफ अंकित यादव? मैंने बोला यस, फादर ऑफ अंकित यादव। अंकित वाज इन IIT कानपुर? मैंने बोला यस। बोलते हैं आपको कानपुर आना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? मैंने सोचा अंकित ने हो सकता है अपने गाइड से कुछ बदतमीजी कर दी हो, कुछ बोले हों। मैंने बोला क्या हुआ? बोले बेइंग ए फादर, मैं भी फादर हूँ, आप कहीं बैठ जाइए, आप कहीं बैठ जाइए। जब मैंने इतना सुना तो मेरी शरीर कांप गई एकदम। मैं एकदम संदेह में भर गया कि कुछ तो है डाउट। मैंने बोला क्या हुआ बताओ जल्दी। बोलता है दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अंकित ने साइड कर लिया। मुझे तो बेहोशी सी आ गई। फिर उसके बाद मैं तुरंत भाग के आया। मैंने फैमिली को पहले ही बोल दिया, फैमिली में हम 4 ही लोग थे, हमारी वाइफ और छोटा बेटा थे। मैंने उनको 6 बजे ही फ़ोन करके बोल दिया था, कपड़े 2-1 सेट रख के बैग तैयार रखो, घर चलना है, गांव चलना है। वो बार बार पूछती रही क्यों चलना है, अचानक क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम बोले अरे गांव चलना है, इसीलिए अब समझ लो कि कुछ है तभी तो बोल रहे हैं गांव चलना है। मैंने इनको कानपुर का नाम ले लिया गलती से। ये बोलते हैं कानपुर क्यों जाना है, कानपुर क्यों जाना है। मैंने फिर घुमाया, कहे कानपुर से बेटे को भी लेना है साथ में, बेटे को लेके चलना है, बेटे को लेके चलता है। रात भर हम लोग परेशान रहे, ये लोग पीछे बैठे रहे। बेटा जगता रहा, मेरा देखता रहा चेहरा, मैं आगे बैठ के धीरे धीरे रोता रहा। 5 बजे मॉर्निंग में हम लोग 11 फरवरी को लगभग 5 बजे मॉर्निंग में हम लोग कानपुर पहुँचे। उसके पहले हमने फैमिली मेम्बर को यहाँ बोल दिया था, तो हमारे जो ब्रदर्स हैं वो हमारे ब्रदर्स वहाँ रात में पहुँच गए थे। हमारे एक ब्रदर वहीं रहते हैं अयोध्या के आसपास, वो मेट्रो कैफियत पकड़ के कानपुर 2 बजे रात में पहुँच गए। अच्छा, कॉलेज आप पूरे फैमिली के साथ पहुँचे हुए थे? कॉलेज में हम लोग गए ही नहीं। कॉलेज में कहाँ गए हम लोग को, तो एक होटल में भाई वही ने वहीं बुक किए थे, वहीं थे एक होटल में हमने बैठा दिया गया। हालत बड़ी ख़राब थी। बेटे को मोर्चरी हाउस में रखा हुआ था। हॉस्पिटल में इन्होंने पहले से ही डेड बॉडी को उतारा होगा, लेके भागे। प्रशासन जो IIT का होगा, एक उम्मीद रहती है, हो सकता है सांस आती जाती हो, जल्दी में निकालो, हॉस्पिटल ले जाओ, हो सकता है कैंडिडेट बच जाए। उन्होंने अपनी तरफ से किया होगा काम, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, डेथ डिक्लेयर कर दिया। बाद में होटल में प्रशासन का आया, HOD आया। HOD को मैंने बताई सारी बातें। बेटा मुझसे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करता था, उसको पता था कि मेरे फादर बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ही एग्रेसिव हैं। अगर बता दूंगा तो कैंपस में आ जाएंगे, कैंपस में आ जाएंगे। वो डरता था, फ्यूचर को लेकर डरता था। प्रोफेसर के बारे में कुछ बोल देंगे तो प्रोफेसर जो है मेरा करियर बर्बाद कर देगा, मेरा करियर बर्बाद कर देगा। संडे को मेरी बेटे से बात हुई थी, जो पिछला संडे गया, मेरी संडे टू संडे बात होती थी। उनकी मदर से डेली सुबह 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे मदर डेली फ़ोन लगाती थी। मैंने बेटे को बोला था हम लोग फ़ोन करते हैं, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो आप वहाँ से फ़ोन करो, जब आप फ्री होते हो तब आप फ़ोन कर लिया करो अपने फ्री होने पर। हमारे फ़ोन करने पर आप बिजी हो
तो नहीं, हमें लगता कि अंकित फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से, लेकिन वो नहीं करते थे। अच्छा, आप लोग ये भी बता रहे हैं कि अंकित का शोषण होता था, खाना पीना भी ढंग से नहीं मिलता था, टाइमिंग पर नहीं मिलती थी, तो ये अंकित आपसे बताते थे या मम्मी से? मम्मी से ज़्यादा शेयर करते थे, हमसे इसलिए नहीं करते थे कि फादर हमारे एग्रेसिव हैं, वो आ जाएंगे। मैंने कई बार अंकित से बोला, पूछा बेटा डिनर किया? नहीं पापा डिनर नहीं किया। 9 बजे वहाँ से छोड़ता है प्रोफेसर, जल्दी आ जाते हैं तो बुला लेता है बैक, विथआउट माई परमिशन नो बडी कैन लीव लैब, विथआउट मनी मेरी परमिशन के बिना कोई लैब को छोड़ नहीं सकता है। उसने सीसीटीवी कैमरा लैब में है, अच्छी बात है, लैब में कोई इंसिडेंट हो रहा है तो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी बात है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये आईआईटी कानपुर में उस लैब में, शायद उसी लैब में है और किसी में नहीं है। मैंने इसकी इंक्वायरी करनी है। बच्चों ने, अंकित ने बताए थे मुझे, पापा वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। हमको वॉइस रिकॉर्डिंग तो अलाउ नहीं है, या वॉइस रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन अंकित बोले पापा वॉइस रिकॉर्डिंग करता है, वो दिन भर गायब रहेगा, 7 बजे आ जाएगा। तो मैंने बोला बेटा प्रोफेसर है, हो सकता है 1-2 क्लास लगती हो लेने के लिए, वहाँ जाता है, उसका तो 1 क्लास से 2 क्लास से ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है पापा 7 बजे आ जाता है, 7 बजे आता है, फिर 9 बजे तक किसी को छोड़ता ही नहीं है, कोई भी जाएगा तो बुला लेगा उसको। बेटा भी एक दिन 8:30 बजे आ गया था, उसको 9 बजे बुला लिया और बहुत झाड़ लगाया प्रोफेसर। उसका प्रोफेसर यस पार्थ सारथी, सुब्रमण्यम पार्थ सारथी है, ठीक है। वो अभी यानी कुल मिलाकर उसका शोषण किया गया अंकित का और उस प्रोफेसर के द्वारा, इसीलिए अंकित ने ऐसा कदम उसी उठाया। अंकित के लिए नहीं, सारे स्टूडेंट का शोषण करता है। उसके अंडर में कोई पीएचडी नहीं करना चाहता है। एक असम का लड़का था, वो पोस्ट डॉक कर रहा था। बेटे ने बताया मेरा बेटा अपने सीनियर के सभी को भैया बोलता था, भैया बोलता था। मनोज भैया, शुभम भैया उसके सीनियर थे, वो मनोज के साथ काम करता था। मनोज भैया मुझसे बोलता था, मनोज भैया ने बोला। कभी फ़ोन आता था, 10 तारीख को भी मैंने उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, मैंने कॉल कट नहीं किया, कंटिन्यू रखा। तो फिर उसने उसी कॉल पे रिसीव किया। मैं बोला बेटा कहाँ बात कर रहे थे? बोला भैया का फ़ोन था। हम कहे कौन सा भैया? बोला शुभम भैया का। हम कहे क्या हो गया? बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वही हाल चाल पूछ रहे थे। तब मैंने बोला क्या हो गया? बोले सिर दर्द हो रहा है। हम कहे सिर दर्द में क्या? बोले ईथर लग गया था, ईथर सिर में चढ़। हम कहे कौन सा ईथर लगा? बोला डाईथाइल ईथर। मैं बोला TH? बोला पापा उसकी स्मेल तो बड़ी गंदी होती है, वो नहीं लगा, डाईथाइल ईथर लगा है। मैं बोला अच्छा, दवा ले ली है? बोला पैरासीटामॉल खाया हूँ, पर डॉक्टर के पास क्या जाऊँ, वही दवाइयाँ लिख देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, जब खाते आराम होता है फिर दर्द होने लगा तो पैरासीटामॉल। हम कहे ठीक है पैरासीटामॉल खा, ठीक है। अब की आओ, कहीं माइग्रेन तो नहीं है? ये मेरे जो है जब कॉल डिटेल में भी आई गई। मैंने बोला माइग्रेन तो नहीं है, कहाँ होता है? कान के ऊपर होता है कि फोरहेड पे होता है? बोले फोरहेड पे होता है। हम कहे आओ, अब की तुम आ रहे हो तो आ जाओ, तुम्हारा जो है हम चेकअप करवा देते हैं, कहीं माइग्रेन वगैरह क्यों तुम्हारा सिर दर्द होता है? तो बोले पापा लैब में है, केमिकल की वजह से हो रही है। हम कहा चलो ठीक है, वो हो जाएगा। संडे को बताया पापा इस प्रोफेसर के अंडर में 9 से 9 बच्चे या 12 बच्चे छोड़ के चले गए हैं, कोई बच्चा इसके अंडर में काम नहीं करता। MSc वाले भी बच्चे नहीं आते इसके अंडर में। अभी 2 बच्चे आए क्योंकि उनको कोई प्रोफेसर नहीं मिला तो मजबूरी में इसके अंडर में आए हैं, उनको भी 9 बजे रात तक रोकता है। उसके कॉल डिटेल में निकलवाएंगे तो ये सब आएगा, मैं कोई अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल बड़ी गहनता से जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अंकित ने तमाम सारी बातें बताई कि स्टूडेंट जो थे पढ़ने वाले वो छोड़कर चले गए थे, कोई नहीं पढ़ना चाह रहा था, और ये चीज़ें होती आई हैं पहले से भी। तमाम ऐसे शिक्षक हैं या फिर प्रोफेसर हैं, उनसे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो लोग चाहते हैं कि या तो टीचर बदल दिया जाए, प्रोफेसर बदल दिया जाए, हम इनसे नहीं पढ़ पा रहे या हम इनके पढ़ाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन शोषण भी होता था अंकित का, तो अंकित भी चाहता था कि हम ना पढ़ें इनके साथ, ये हमें ना पढ़ाएं। बेटा फिर बताने लगा कहानी। पापा सुबह उठता हूँ, मैं बोला आप जल्दी उठ जाया करो, वॉशरूम जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते, तो आपको फल फ्री मिलेगा, आराम से अपना नहा धो के नाश्ता कर लो। पापा क्या नाश्ता करें? 7:30 बजे मेस ओपन होती है, लाइन लगती है, वो लाइन तो मैंने भी देखा अपने आँखों से। मैं भी लाइन में खड़े होके डिनर और लंच किया था वहाँ पर। बेटा का तो वहाँ का स्टूडेंट था, उसके चार्ज नहीं लगे थे, मैं तो फादर था, एज ए गार्जियन मुझे पे करना पड़ा था 60 रुपये डिनर के, 60 रुपये लंच के। तो लाइन लगी थी आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा लाइन में जाके मुझे फिर खाना मिला। कैदियों की तरह ऐसे खड़े रहो लाइन में। बेटा बोलता था ब्रेकफास्ट क्या करूं? वहाँ 8 बजे पहुंचूंगा, 8:05 भी हो जाएगा तो प्रोफेसर बहुत डांटता है, बहुत जलील करता है। पापा अगर वहाँ मैं लाइन में लगूंगा तो मेरी लाइन पता नहीं कब पहुँचेगी,
ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने में भी कम से कम आधे घंटे लगेंगे। तो मैं 8:30 बजे 9 बजे वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे बहुत फायर करेगा। तो मैं बिना ब्रेकफास्ट के ही चला जाता हूँ। फिर मैंने बोला कुछ फ्रूट रख लो, नमकीन रख लो, बिस्किट रख लो, वो खा के जाया करो, कोई फ्रूट रख लो, लेके जाया करो। बेटा बोलता है क्या करें पापा। 2 बजे लंच के लिए 2 बजे मेस बंद हो जाती है। 1:45 पे छोड़ता था लंच के लिए। 15 मिनट में कौन आता। मैंने बेटा को बोला मैं आता हूँ, प्रोफेसर से बात करता हूँ। उसको पता था कि पापा यहाँ झगड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। मैं बोला पूछता था कि मैं पहले फ़ोन करके ही बात करके ही अंकित से फ़ोन करूँगा या आऊँगा। वो मना करते थे नहीं पापा, नहीं पापा मत आइए, नहीं पापा मत फ़ोन कीजिए। उनकी मम्मी उनसे भी ज़्यादा बोलती थी, आप तो कहीं भी फ़ोन कर देते हो, आप तो कहीं भी फ़ोन कर देते हो, बच्चों का भविष्य पे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप सोचते नहीं हो, बच्चे को टार्चर किया जाएगा वहाँ पे, मत फ़ोन करो मत। ये दोनों जानते थे बहुत एग्रेसिव हैं, ये बहुत एग्रेसिव हैं, कुछ भी बोल देंगे चले जाएंगे हैं। नहीं मुझे फ़ोन करने दिए, नहीं जाने दिए। मैंने तो बोला था कि मैं जाके एक बार बात करके आता हूँ, देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। नहीं कर पाएगा मैं अपने बेटे को वापस लेके आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ उसको भूखे नहीं मरने दूँगा। बेटा आता था शाम को, बोलता था बेटा खाना मिला, नहीं पापा भूखे सोया। आया तो मेस बंद हो गया। मैंने ऑलरेडी मेस के चार्जेस दिए हुए हैं, एडवांस में पैसे पे करता हूँ सारे, एक पैसे भी जो है IIT नहीं छोड़ता है पेरेंट्स से, सारे दिया है मैंने। तो मेरा बेटा बाहर का खाना क्यों खाए, भूखे क्यों सोए। IIT का जो HOD है गुरुनाथ को जब मैंने वहाँ पूछा आर यू नो व्हाट द टाइमिंग ऑफ लाइव वर्किंग का क्या टाइमिंग है, पार्था के लैब का क्या टाइमिंग है, तो उन्होंने बताया गुरुनाथ में देखिए अलग अलग लैब की टाइमिंग है। हम 7:30 बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चा जाए अपना डिनर करके आए, 8:30 बजे 9 बजे फिर बुलाते हैं और हम भी वापस आते हैं कि लैब में कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, क्योंकि वहाँ पे केमिकल लैब है, फायर वगैरह पकड़ते रहते हैं, बच्चों को चोट वगैरह लगते रहते हैं, कोई बच्चा कुछ गलत न कर ले, कहीं किसी को चोट न लग जाए। तो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है, जो वहाँ पे गाइड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी लैब में कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। तो एज ए सेफ्टी रीजन तो जो अपना होता है गाइड आते हैं वहाँ पे, बच्चे भी खा के आते हैं डिनर करके, वो भी डिनर करके आते हैं। अब वो बच्चे का जो है इंटरेस्ट है कि बच्चा जो है कितने घंटे का काम करना चाह रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट पूरी नाइट काम करने का है तो गाइड मना नहीं करेगा और आपको बोलेगा अलाउ कर सकता है कि आप पूरी रात काम कर लो। लेकिन ज़बरदस्ती काम करवाना ये तो शोषण हो गया, तो गुरुनाथ बोले हमको बोले आप जानते हो पार्था की टाइमिंग का, पार्था तो ऐसा नहीं करता, वो तो 9 बजे छोड़ता है, 9 बजे मेस बंद जाता थी। अगर मान लो 9:30 बजे भी मेस बंद हो रही कोई भी, तो 2 किलोमीटर साइकिल से आने में कितना टाइम लगेगा। मैंने गुरुनाथ को चैलेंज किया कि आप पार्था की लगवे से सेक्टर 14 का जो मेस है साइकिल से आइए, 1:45 बजे वहाँ से निकलिए, आप ऊपर से नीचे आने तक, ग्राउंड फ्लोर आने तक, साइकिल का लॉक खोलने तक कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, इससे कम नहीं लगेगा। बच्चा ऊपर से आएगा, साइकिल उठाएगा, कहीं साइकिलों की भीड़ में खड़ी है तो अपनी साइकिल लॉक खोलेगा, निकलेगा, तो वहाँ तक मेस में जाने पर कम से कम 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इतनी दूर पर उसका मेस होगा। हर जहाँ पे रेजिडेंस होता है वहीं पे मेस होता है। वो हाल का अलग अलग मेस है। हाल नंबर 14 में उनका हाल नंबर 14 के स्टूडेंट जाते थे केवल। तो वहाँ से आने पे कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक मेस बंद। 2 बजे मेस बंद। अगर कहीं मेस वाले ने रहम खा लिया, खाना बचा है तो दे दिया बचे खुचे खाने। अंकित यही बोलते थे पापा बचा था खाना मिली। क्या मेरा बेटा वहाँ पे बचा हुआ खाना दिया था, खाने गया था? क्या मैंने जो है बचे हुए खाने के लिए मैंने मेस के चार्जेस दिए थे? इसीलिए मेस के चार्जेस मैंने दिया था कि बेटा बचा हुआ खाना खाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। गुरुनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुनाथ ने बोला मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। मैंने बोला यू हैव टू सिंपल, तुझे पता ही नहीं है, काहे का HOD है तुझे पता ही नहीं, तेरा जो जूनियर है इस तरह से बिहेव कर रहा है, तुझे पता ही नहीं, काहे का HOD है भाई तू, छोड़ दे HOD। कोई ऐसे रख दे, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर रख दे, वो देखता रहेगा लैब में सारे, सुबह देखेगा कितने बजे स्टूडेंट आ रहे हैं, शाम को देखेगा कब कितने बजे तक काम कर रहा है, काहे का HOD है तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैंने मेस के
चार्ज दिए हैं वहाँ पे, तो बचे हुए खाने के लिए दिया है। वहाँ का जो CCTV है उसके फुटेज आनी चाहिए कि अंकित कितने दिन मेस का खाना खाया है, कितने दिन ब्रेकफास्ट किया है, कितने दिन लंच किया है, उसका आना चाहिए। मैंने ये भी पूछा बाकी बच्चे कैसे खाते हैं यार, उनके लिए भी टाइमिंग वही है, वो भी बच्चे 9 बजे छूटते हैं, तो वो कैसे खाते हैं? वो बोले पापा जोमेटो से मंगवाते हैं। मैंने बोला अभी मंगा लो जोमेटो से। बोले पापा 450-500 का आता है, पर डे कैसे लाएंगे 400-500 का खाना हम जो है अकेले के लिए। हम कहे कोई बात नहीं, आपको महीने में 4 से 5 संडे पड़ते हैं, वो तो आप अपने मेस में खा सकते हो, बाकी 25 दिन आप पकड़ लो। अगर 25 दिन में आप जो है 500 का खाना खा रहे हो, 12,500 रुपये आएगा, 13,000 आएगा। अपने फादर के ऊपर छोड़ दे बेटा, वो भी किसी तरह पे कर दूंगा मैं, वो भी किसी तरह पे कर दूं, तुझे भूखा मत रहो। उनके सुसाइड के पीछे कोई राज है तो ये पुलिस का काम है, पुलिस इंक्वायरी करे, उस तह तक पुलिस जाए। उनके कोलीग से जितने भी उनके साथ सीनियर, उनके पैरेलल जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी स्टूडेंट है, अंकित का बिहेवियर कैसा था, अंकित का बातचीत कैसा था, कोई रीजन तो है उसके पीछे कोई रीजन है। पार्थ सारथी सिंगल रीजन है क्या? उसके पीछे और कोई रीजन? पार्थ सारथी तो एक रीजन है टार्चर का, क्योंकि वो टाइम से पार्थ सारथी डांटता था। पार्थ सारथी में हिम्मत नहीं एक डंडे मार देगा। पार्थ सारथी केवल खाने पीने में टार्चर किया है, लाइफ में टार्चर किया है। लाइफ में बोला वो भी बड़ा टार्चर है, अगर मैंने पैसे दिया है तो पैसे का उपयोग मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, ये तो बड़ा टार्चर है। उसके अलावा उसके अलग हटके बिसाइड दिस अगर कुछ है तो पुलिस उसको ढूंढे, सबूत जुटाए, कोई सबूत मिटने न पाए, सबूत जुटाए पुलिस कि और रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है। क्या ये सारी शिकायतें आप पुलिस को दे चुके हैं FIR के तौर पर या एक्चुअली हम लोग वहाँ मॉर्निंग में पहुँचे। हम हस्बैंड वाइफ और छोटे बेटे का हालत बहुत ख़राब था। वाइफ बेहोश हो रही थी, उनको एक कमरे में छोटे भाई ने, कभी बड़े भैया जाते थे, कभी छोटा भाई जाता था, कभी हमारा एक और हमारे बदर इनला लगते हैं, छोटे हैं, वो जाते थे। मैंने बोला कि उनको अकेले मत छोड़ो। एक बार वो बेहोश हो गई, हम लोग कोई नहीं था, माँ बेटे रूम पे थे। तुरंत फोन आया, पापा दौड़ के आ जाओ, जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ। हम सब लोग थे, 4-5 दौड़े, सीढ़ियों से दौड़ते गए, क्योंकि लिफ्ट में टाइम लगेगा आने जाने में। लिफ्ट आएगी, फिर खुलेगी, फिर बंद होगी, फिर जाएगी, तब तक हम सीढ़ियों से चल जाएँ। मैं सीढ़ियों से गिरता पड़ता दौड़ गया, बेहोश पड़ी हुई हैं। छोटा भाई पानी भरा, फटाफट उठाया, सहलाया वलाया, आँख खुला। फिर मैंने बोला, अपने भैया को भी बोला, छोटे को भी बोला, बदर इन लोग को बोला कि आप लोग इस रूम में छोड़ो मत अकेले। छोटा भाई फिर मुझे बाहर लेके आया, भैया चलो बाहर चलो। मैं बाहर बैठा रहा, जो रेस्ट रूम होता है होटल का, उसमें बैठा रहा, वहीं बैठा रहा। मैं उनको वहाँ बोल दिया छोड़ो मत उसको, वो बेहोश हो जा रही हैं। फिर हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाती, जो भी कार्रवाई किए, पेपर वर्क जो किए, मेरे बड़े भैया, छोटा भाई, बदरिल्ला, यही तीनों मेनली मेरा छोटा भाई और बड़े भाई, यही 2 किए। बदरिल्ला तो अपनी सिस्टर के पास ही उनको संभाल रहा था, उनके पास था। मैं अकेला बैठा था वहाँ पे, बेटा वहाँ पे था। मैंने बोला, छोटे भाई को बोला, मुझे ऐसे नहीं जाना है, FIR करवाओ, मेरी पार्था से बात करवाओ, पर मैं तो रीजन जानूँ, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। मैंने जो HOD हैं, HOD से भी बोला था, मुझे बात बोले सबसे मिलवाया जाए, सबसे बात कराया जाएगा, लेकिन नहीं मिलवाया गया। पार्था सारथी से बात नहीं, उससे क्वेश्चन करता, मेरी टाइमिंग बता तू अपनी, ये टाइमिंग का क्वेश्चन मैंने जो HOD हैं उनसे पूछ रखा हूँ, लेकिन वो बताए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो लाइव ऐसा छोड़ता नहीं था। मैंने उनको झाड़ लगाई, आपको शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल शर्म की बात है, अगर स्टूडेंट छोड़कर भाग रहे हैं प्रोफेसर की क्लास को, तो ये बात तो HOD को पता होनी चाहिए। HOD को पता होना चाहिए, HOD को भी पता होना चाहिए कि बच्चा फीस दे रहा है, उसके पेरेंट्स हार्डकोर अर्न मनी यहाँ सबमिट कर रहे हैं। मेरे बेटे ने JNU भी क्वालिफाई किया था, 1 साल पढ़ा वहाँ। इतना इम्प्रेस हुए उसके प्रोफेसर, बुलाते थे, अंकित गरम लोगे ठंडा लोगे, गरम लेको ठंडा, ये हंस के टाल देता था। दिल्ली के प्रोफेसर थे, हंस के टाल देता, नो सर थैंक यू सर, नो सर थैंक यू सर, नो सर थैंक यू सर, टाल देते थे। फिर मैंने पूछा, बोले पापा मेरी IIT में पढ़ने की इच्छा है। IIT क्वालिफाई, पापा IIT में पढ़ा दो, IIT में पढ़ने की इच्छा है मेरी। ठीक है बेटा, क्वालिफाई कर गए। बच्चे ने JAM को 2 बार क्वालिफाई किया। फर्स्ट टाइम में ऑल इंडिया रैंक AIR 161, सेकंड टाइम में ऑल इंडिया रैंक 60। हज़ारों स्टूडेंट बैठते हैं, हज़ारों स्टूडेंट के बीच में 160वीं रैंक, दूसरी बार में 60वीं रैंक। IIT कानपुर में पहले भी MSc में स्टूडेंट लिए थे,
MSc स्टूडेंट एडमिशन लिया हुआ अंकित ने, IIT को पता नहीं होगा, ये अभी IIT कानपुर को पता नहीं होगा, वहाँ पे लिए थे। हमने जो है एक रैना करके उस समय HOD थी, मैंने खुद कोविड का चल रहा था माहौल, मैंने विड्रा कर लिया था, एडमिशन विड्रा कर लिया था कि बच्चा नहीं करेगा। फिर मैंने जो है JNU का भर दिया फॉर्म, बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते थे JNU का। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया उसको रिस्टोर करने के लिए, मेरा जो मैंने विड्रा करने का था उसने मना कर दिया, नहीं आपने रिक्वेस्ट डाल दी, अब नहीं रिस्टोर होगा। हाँ भाई ठीक है, JNU क्वालिफाई कर गया बच्चा। JNU में देश के स्टूडेंट तरसते हैं, बिहार के देश के कोने कोने के स्टूडेंट तरसते हैं मेरा JNU में एडमिशन हो जाए, JNU में एडमिशन हो जाए, नहीं पाते हैं एडमिशन। मेरे बेटे ने वहाँ भी क्वालिफाई किया। मैंने प्रोफेसर से पूछा कि क्या करना चाहिए। अरे सर, देश की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, आपकी देश की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 जो है ISC बंगलौर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 1 पे है वो है। नंबर 2 पे JNU है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नंबर 2 की यूनिवर्सिटी आप छोड़ रहे हो, आप पूछ रहे हो कैसी यूनिवर्सिटी है ये, किसी यूनिवर्सिटी है, देख लो आप, आ जाओ आप, मत छोड़ो। गया वहाँ बच्चे के एडमिशन ले लिया। फर्स्ट टाइम में जो 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, JNU की जो फीस थी वो लगभग 80 रुपये की थी। 80 रुपये में 6 महीने की फीस, कहाँ मिलेगा इतना सस्ता एडमिशन। इसलिए देश के कोने कोने के बच्चे तरसते हैं एडमिशन के लिए। मैंने दे दिया, एडमिशन ले लिया, मेडिकल करवाया। आया हॉस्टल के लिए, मैंने बोला बेटा घर से ही चले जाना हॉस्टल। बोला नहीं पापा, हम ठीक है हॉस्टल का भी ले लेंगे। गए वहाँ, एडमिशन हो गया। सेकेंड सेमेस्टर का फीस शायद 18 रुपये या 15 रुपये ऐसे कुछ था। सेकेंड सेमेस्टर 6 महीने का इतना था। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे, क्वालिफाई किए, सर्टिफिकेट आई, मार्कशीट मेरे पास है। उसके बाद इन्होंने JAM क्वालिफाई किया दूसरी बार, ऑल इंडिया रैंक 60 आया। मैं फीस पूछा, बेटा आप बता JNU से कंटिन्यू करना है, IIT करना है? पापा मेरी IIT पढ़ने की इच्छा है, IIT में पढ़ने की इच्छा है। तरस रहा था बेटा IIT में पढ़ने के लिए। मैं बोला ठीक है। मैंने सीट बुक करवा दी 10,000 रुपये दे के। IIT दिल्ली में मैंने 10,000 रुपये दे के सीट बुक करवा दी। जब देखा इन्होंने, सॉरी IIT कानपुर में, IIT कानपुर में सीट बुक करवा दी और वहाँ पे छोड़ दिए। फिर JNU में गए MSc के लिए। JNU में भी हमने फीस दिए, 6 महीने कर लिए कोर्स। फिर जब 60वीं रैंक आई तो मैंने वहाँ अप्लाई किया IIT दिल्ली, वहाँ अप्लाई किया तो वहाँ उनका हो गया। सीट बुकिंग के लिए आया। आप जब तक सीट नहीं बुक करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको सीट बुक करके कंफर्म करना पड़ेगा हाँ आप इंटरेस्टेड हो, नहीं तो वो सीट दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी। तो सीट बुक किया 10,000 रुपये दे के, सीट कन्फर्म हो गया ये बच्चा। जब इन्होंने फीस देखा IIT का तो इनके होश उड़ गए। पापा इतना महंगा जो है हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पापा कहाँ से पढ़ाओगे, इतनी फीस कहाँ से दोगे आप कैसे करोगे? JNU से ही चलने दो। JNU से हार्डली जो उनके पर्सनल खर्चे थे आने जाने का छोड़ के, अगर मैं केवल इंस्टीट्यूट जेन्युइन यूनिवर्सिटी की अगर फीस में देखूंगा तो मुझे लगता है कि 100 रुपये के अंदर या 500 रुपये के अंदर उनको मास्टर डिग्री मिल जाती। मास्टर 6 महीने कर चुके थे, 1.5 साल और इतना तो आप यहाँ से आजमगढ़ जाओगे इससे ज़्यादा तो खर्च हो जाएगा। जितनी भी बात किए हैं अंकित के पिताजी, उन सारी बातों पर गौर करना चाहिए। उन तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। प्रोफेसर की जांच होनी चाहिए, तमाम वो CCTV कैमरे जो लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि कब अंकित कब जाता था ब्रेकफास्ट के लिए, कब डिनर के लिए, कब अंकित आता था लैब से, वो तमाम सारी चीज़ों पर जाँच होनी चाहिए। हालाँकि अभी पुलिसिया कार्रवाई के तौर पर कुछ इन्होंने किया नहीं है। अब वो आगे की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं, उस पर कुछ करेंगे। फिर वहाँ से उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब अंकित तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इंसाफ के तौर पर इनके पिता को ज़रूर कुछ मिल सकता है अगर वहाँ की पुलिस चाहेगी। क्योंकि पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख का पल होता है अगर अपने बेटे को वो कंधा दे रहा है। उस दुख से गुजर चुके हैं अंकित के पिताजी। हम जब बैठे थे काफ़ी देर हम लोगों की बातचीत हुई तो लग नहीं रहा था कि इनसे बातचीत कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने वो सारी तमाम बातें बताई अंकित के बारे में, दिल्ली से लेकर कानपुर तक जो भी उस दौरान पढ़ाई लिखाई के दौरान जो भी चीज़ें हुई पूरी बातें इन्होंने कह डाली। पूरी लंबी बातचीत हमारी इनकी हुई है, लेकिन फिर उसी पर बात आकर रुकती है कि भाई इनको इंसाफ चाहिए, अंकित को इंसाफ चाहिए। बेटे का रिटर्निंग टिकट मैंने 2 ट्रेन का किया था, मेरे पास उसके प्रूफ हैं कि व्हाट्सएप पे भी अभी पड़ा हुआ। मैंने पूछा था बेटा कब वापस आओगे, पहले बोले पापा 16 को, तो 16 को मैंने समसती का टिकट करवा लिया, देखा कंफर्म नहीं हो पाएगा। फिर मैसेज किया बेटा
बताओ कब आओगे? बोले 17 को। मैं बोला ये कब करूँ? 16 का मैंने टिकट करवा लिया है। आप एक काम करो, आपको अगर लगता है कि 4 दिन घर रहना है, 5 दिन घर रहना है, हफ्ते घर रहना है, जितने दिन रहना है, आप 16 का ही आओ। अगर आपको लगता है मैं 13 को निकलूँगा तो 17 को आऊँगा, आपको लगता है कि 14 को निकलूँगा तो 17 को आऊँगा, 2 दिन घर रह लूँगा। तो आप एक काम करो, 16 के ही आप वापस आओ, टिकट हो गई है, आप पहले आ जाओ। और 12 को निकलने वाले हो, 17 को वापस आओगे तो आप 11 को आ जाओ, 11 का आ जाओ, 16 का। बोला ठीक है पापा, ठीक। बेटा यही बोलता था हर बार, ठीक है पापा ठीक है, और टिकट है मेरे पास, ठीक है पापा ठीक है, ठीक। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, पार्था के अलावा और क्या हुआ उसके साथ, वो सारे साक्ष्य जुटाए जाएँ पुलिस के द्वारा। और क्या वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है। मेरा बेटा इतना वीक नहीं था, इतना वीक नहीं था को सुसाइड करे। सुबह अपनी मम्मी को 8:30 बजे बोलता है, मम्मी कल 3 बजे मैं आपके पास रहूँगा, कल 3 बजे मैं आपके पास रहूँगा। अपनी मम्मी को सुबह 8 साढ़े 8 बजे के काल में उसने बोला था कि मम्मी कल मैं 3 बजे आपके पास रहूँगा। इसका मतलब उसी दिन निकलने वाले रहे होंगे, इसी रात वगैरह में निकलने वाले रहे होंगे बस से। तो मम्मी कल 3 बजे, उनको मैं पहले बोला था अगर आपको ज़्यादा दिन रहना है तो पहले आ जाओ, रह लेना आप, जो है मैं आपके पास रहूँगा, आपके पास रहूँगा 3 बजे। लेकिन मुझे खबर आई इस तरह से।